बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रेड जोन के साथ मैं हूं ख्वाजा मतीन। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे जो तहरीक इंसाफ ने आज मुल्क भर में पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे रखी थी, वो किस हद तक कामयाब रही, कौन से शहर बंद रहे। लेकिन हमने देखा है कि अमूमी जो बड़े शहरों में अमूमी तौर पर दुकानें भी खुली रही हैं और ट्रैफिक भी चलती रही। पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में हमने देखा है कि वहाँ कुछ शहरों में हड़ताल कामयाब हो सकी है। ये हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में। इसके साथ हम बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही जो अशियाए खुरनोश की कीमतों को पर लग गए हैं। आटे की कीमत तो 2 माह से वो हाई रोज़ बढ़ती जा रही है, बल्कि 20 किलो आटे का जो थैला है वो 1300 रुपये तक उसकी कीमत में इजाफा हो चुका है। जो आम आदमी है, जो मज़दूर आदमी है, वो बिल्कुल आटा खाने से, रोटी खाने से भी तंग आ गया है। और रमज़ान की आमद के सिलसिले में जो बाकी अमूमी अशियाए खुरनोश हैं उनकी कीमतों में भी अभी से इजाफा शुरू कर दिया गया। हम कैसे मुसलमान हैं कि जब भी ये मुक़द्दस माह आता है तो हम कीमतें कम करने की बजाय इनको बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इस पर भी बात होगी। इसके साथ साथ बात होगी भारत के अंदर से अब आवाज़ें उठ रही हैं कि पाकिस्तान को मुस्तकिल दुश्मन बनाने की जो पॉलिसी है वो नाकाम हो गई है। भारत के सीनियर सियासतदान कांग्रेस के शशि थरूर ने आर्टिकल लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में। उनका कहना है कि ये जो पॉलिसी हमने बनाई थी एक हमसाये को और बिलखसूस पाकिस्तान को मुस्तकिल दुश्मन बनाने की, इस पर इंडिया पर भी बुरे असरात मरतब हो रहे हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं PTI के रुकन कौमी असम्बली शफकत अब्बास अवान साहब। वेलकम टू शो जी शफकत अब्बास साहब। जी थैंक यू जी। अच्छा शफकत साहब, ये बताइएगा, आज तो PTI ने हड़ताल की और शटर डाउन की भी कॉल दे रखी थी, लेकिन कभी PTI का बड़ा शोरो गलगला होता था, पूरा मुल्क जाम हुआ करता था। अभी तो वो लगता है ऐसे आज की जो हड़ताल है, बड़े शहरों में ट्रैफिक भी चलती रही, दुकानें भी खुली रही, ऐसे लगता है कि PTI का वो पुराना जो दमखम था वो ख़त्म हो गया और लोगों ने जो मौजूदा हुकूमत को कबूल कर लिया है। वैसे मजाक है, आगे अच्छा किया है आपने कि मौजूदा हुकूमत इस कारकर्दगी के बावजूद भी लोग उसको कबूल कर लेंगे। ये तो किसी ख्वाब ही हो सकता है किसी का। लोग, मैंने तो, मेरी भी कोई 45-46 साल उम्र है और पढ़ा भी बहुत कुछ है। शायद इतनी बुरी कारकर्दगी और इतनी बुरी हुकूमत नई हिस्ट्री में गुजरी। बेशक ये फॉर्म 47 पे आए थे, बेशक अवामी मैंडेट इनको नहीं था, लेकिन जिस बुरी तरह ये इन्होंने डिलीवर किया है इतना तो कभी भी नहीं हुआ। किसान के तबके से मेरा तल्लक है और शायद पिछले 80 सालों में जितना किसान रो रहा है और चीख रहा है इतना उसकी बुरी हालत कभी ना हो, कि वो 65% है। सनत जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है। आप फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट जाएं, देखें कि 70% यूनिट्स बंद हो चुके हैं। ना तो कोई स्मॉल इंडस्ट्री में काम हो रहा है। मुझे तो कोई भी शोबा ऐसा नहीं लग रहा जिसमें कोई तरक्की हो रही हो। इमरान खान साहब 6.2 पे GDP छोड़ के गए थे और अब शायद 1.8 पे है या 1.9 पे है। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। बाकी रह गई आपने जो बात की एहतजाज की। एहतजाज हुआ है, एहतजाज यही था, शटर डाउन और पहिया जाम। तो हम बहुत सारी जगहों पे देखा गया है कि जबरदस्ती दुकानें खुलवाई गई हैं। फिर गवर्नमेंट का प्रेशर भी होता है और दुकानें खोलनी पड़ती हैं ताजरों को, लेकिन बहुत सारे शहर मुकम्मल तौर पे बंद भी रहे हैं। तो ये सूरत हाल है जी। नहीं, आपने हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बात की, ठीक है, आपके एक मौक़िफ़ रखते हैं कि हुकूमत ने 2 सालों में कुछ कर नहीं पाई। मैंने सवाल आपसे ये किया था कि 4 सालों में पिछला 1.5 साल भी उनका PDM का भी लगा लें, ठीक है, वो भी शामिल कर लेते हैं। तो ये जो 8 फरवरी को आपने हड़ताल की कॉल दी थी, इसका तो मुद्दा यही था कि जो आप समझते हैं कि इस मैंडेट को तो PTI तस्लीम नहीं करती, उस हवाले से लोग बाहर निकलें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। तो मैंने नहीं, बाहर निकलना नहीं था, बस यही कंफ्यूजन है। बाहर अभी निकलना है, मैं भी अभी जा रहा हूँ रैली जो है उसको लीड करने। बाहर रात को निकलना है और आप देखेंगे पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह बाहर निकलेगा। हर UC लेवल पे रैलियां निकल रही हैं। जिनको घरों में रहना था, बाहर नहीं निकलना था, अब आप देखेंगे हर जगह पे रैली होगी। चलो ज़रूर देखेंगे, बिल्कुल हम रात को बिल्कुल आप पे नज़र रखेंगे क्या होता है। लेकिन एक पॉलिसी बनाई गई थी शफकत अब्बास साहब के आप मुज़ाकरात करें। कुछ लोग आपकी पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही थी कि मुज़ाकरात का रास्ता बेहतरीन रास्ता है, लेकिन एहतजाज जो अभी किया है वो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसे कवर कर रहा है, नेशनल मीडिया भी देख रहा है
उस तरह इम्प्रेसिव नहीं था जिस तरह माजी में पीटीआई एहतजाज किया करती थी। क्या आप समझते हैं कि ये जो शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई थी, आपने कहा कि इंतज़ामिया ने दुकानें खुलवा दी हैं, लेकिन क्या पीटीआई इस जो सियासी इम्तहान था इसमें पास हुई या फेल? देखिए, मैं तो नहीं समझता कि कोई फेल होने वाली बात है इसमें। और बाकी ये शटर डाउन, मुकम्मल शटर डाउन तो नामुमकिन होता है और ना आज तक किसी हिस्ट्री में हुआ है। लेकिन शटर डाउन हुआ है, उसकी फुटेजेस भी मौजूद हैं। लेकिन ये नहीं मैं कह सकता कि मुकम्मल शटर डाउन था। बहुत सारी जगहों पे दुकानें खुली भी हुई हैं। तो इसलिए फेलियर वाली बिल्कुल बात नहीं है। जबरदस्त तरीके से लोगों ने रिएक्ट किया है। और अभी जो रैलीज निकलेंगी वो आप देखेंगे कि हर यूसी से रैली निकलेगी। लोग, आप थोड़ा सर्वे करवा लें, मीडिया पर्सन से ज्यादा तो कोई भी नहीं जानता कि अवाम की नब्ज जो है वो कहाँ पर है और वो क्या कह रहे हैं। क्या, छोड़ दें आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, छोड़ दें आप इमरान खान को, आप इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी पर आ जाएं। 4 साल हो जाएंगे इनको मार्च में। तो इन 4 सालों में इन्होंने क्या डिलीवर किया? इन 4 सालों में ये मुल्क को कहां से कहां ले गए? जो पाकिस्तान का कर्जा 47 ट्रिलियन डॉलर पे था, उसको 92 पे ले गए। ये एक हिस्ट्री है और ये न ऐसा इम्पैक्ट छोड़ेगी पाकिस्तान पे कि खुदा न खास्ता आने वाली पता नहीं कितनी नस्लें इसको भुगतेंगी। ये IMF कहता है जी कि इतनी बड़ी करप्शन हो गई 5600 अरब रुपए की। 99 अरब रुपए पंजाब बैंक से निकल गए। खामोशी है मुकम्मल तौर पे, ना आप लोग बोलते हैं ना हमें तो बोलने नहीं दिया जाता। हमारी तो हम जुबानें तो भी आपको बंद हुई देखिए हैं। ना, देखिए शफकत अब्बास साहब, हमने आपको मदऊ किया है, आप हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से भी खुलकर बात कर रहे हैं और आपसे ये भी सवाल हो रहे हैं जो हड़ताल की कॉल के हवाले से। जी फरमाइए, जो दिल करता है आप गुफ्तगू कीजिए। जी जी, शुक्रिया आपका। मैं कह रहा हूँ कि इतनी बड़ा स्कैंडल आया था और पता नहीं ऐसी चुप लग गई। हम तो बोलते रहे लेकिन उस पे इतना बड़े प्रोग्राम्स होने चाहिए थे। मैं टीवी प्रोग्राम में किया तो मैंने जबरदस्ती बात की है उन दिनों में। अभी ये पुरानी बात हो गई है कि यार बाकी बातें भी करते हैं, आए उस पे क्यों नहीं बात करते कि IMF ने कहा है कि 5300 या 5600 अरब रुपए आपने करप्शन कर दिया है पिछले 3 सालों में। तो उस पे क्यों नहीं बात करते? फिर वो बात हुई एक आध मिनट, फिर टॉपिक तब्दील हो गया। 99 अरब रुपए पंजाब बैंक से निकल गए और अभी तक कोई खबर ही नहीं, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो कारकर्दगी में कहाँ पे आप, सच्ची बात है, मैं क्योंकि खुद किसान हूँ छोटा मोटा, तो आप जरा कभी पंजाब का रुख तो करें। आप जो ज़राअत नहीं, का अभी अभी हालत तो क्या हाल है? ही में उन्होंने जो गंदम की इमदादी कीमत है उसकी कीमत बढ़ाई है, 4000 रुपये मन कर दी है। उस वाले से भी आपसे सवाल करता हूं कि आटे की कीमतों को पर लग गए हैं, लोगों की सकत ख़त्म हो गई है। 1300 रुपये 20 किलो का आटे का थैला पिछले 2 माह में महंगा हो गया है। जी करें बात जी, आप। ये वही गंदम है, ये वही गंदम है जो किसान से 2000 रुपए मन खरीदी गई थी। 1800 रुपए मन खरीदी गई थी। ये वो गंदम है। आज वो माफिया जो है उसको कहाँ पे बेच रहा है? किसान का क्या कसूर था जो इस मुल्क का 65% है, जो लोगों के लिए गंदम उगाता है, जो लोगों के लिए रोटी मुहैया करता है, उसका कसूर क्या था कि 6000 रुपया उसकी लागत है 1 एकड़ पे। 6000 फी बोरी के हिसाब से उसकी लागत है और आप उसको 5000 से खरीदें। कैसे, कहाँ का ये इंसाफ है? अभी किन्नू का जो हाल हुआ है, पाकिस्तान नहीं, अरबों अभी रुपए जो कमाता शफकत था। अब्बास साहब, आप क्योंकि किसान हैं खुद भी, ये जो अभी इमदादी कीमत बढ़ाई गई है, जो 4000 रुपये मन आटे की कीमत की गई है, तो ये जो टाइमिंग है इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि गंदम तो पहले ख़रीद ली गई थी और जो मिडल मैन है उसने गंदम उठा ली थी। अभी क्योंकि नई फसल भी देखिए लगनी है, आने में देर है गंदम की फसल, तो ये जो इस 2 माह कबल या 2.5 माह कबल जो कीमत बढ़ाई गई है गंदम की, इससे आटे की कीमतें जो बढ़ी हैं, इसके टाइमिंग के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, ये वही ना, माफिया जो है इससे कमाएगा। किसान तो रगड़ा गया है। अभी तो कोई जरूरत नहीं थी ना। अभी तो गंदम बर्दाश्त होने में पूरे 4 माह है या 3.5 माह है। और आप उस वक्त जाके उससे पहले करते, या तो आप बढ़ाते जब गंदम काश्त हो रही थी कि लोग इस तरफ आए, माइल हों और ज्यादा। उस वक्त भी आपने नहीं बढ़ाई कि लोगों को जी आप इंसेंटिव दे रहे हैं कि वो गंदम काश्त करें। ऐसी बात भी नहीं थी। आपने दरमियान में आके बढ़ा दी है किसी और बंदे को फायदा देने के लिए। किसान का इसमें कोई फायदा नहीं है। किसान उसी तरह रो रहा है, उसी तरह पीट रहा है। नहीं, अब और गरीब आदमी भी वैसे रो रहा मेरी है। भी ये खबर अब है। जो आटा खरीदने वाला हर आदमी ने, आपको पता है, पेट लगा हुआ है, हर बंदे ने रोटी खानी है, मजदूर ने भी वही रोटी खानी है।
और जो मिल ऑनर हैं उन्होंने भी वही खाना खाना है। तो अभी जो आटे का थैला मैं आपको बता रहा हूँ, इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ी हैं, पता नहीं क्या वजह हुई है, पूरे मुल्क भर में भी कीमतें बढ़ी हैं। जो आटे के थैले में 20 किलो का थैला है उसमें 1300 रुपये की तक कीमत बढ़ गई है। तो इससे तो आम आदमी भी मैं रो कह रहा रहा हूँ कि है, ये फेलियर है ना, किसान भी ये रो रहे गवर्नमेंट का हैं फेलियर और है। आम आदमी भी रो रहा है, और ऊपर से रमजान अल मुबारक भी आ रहा है। अभी तो आप गंदा में कहते हैं, अब जबकि किसान से गंदम खरीदी गई थी सस्ते दामों, तो फिर आम गरीब आदमी को तो आप सस्ती बेचते ना, फिर वो तो ना रो रहा होता, कोई तो तबका खुश होता। किसान भी रो रहा है, मजदूर भी रो रहा है। आपने किसको खुश किया है? वो 0.001% लोगों को जो माफिया है, इसमें तो किसी का फायदा ना हुआ। यानी कि मिडिल मैन है उसको, यानी कि कुछ लोगों ने उसको फायदा पहुंचाया। अभी तो कहा जा रहा है कि गंदम भी कम मिडल पड़ मैन नहीं होते ये, मिडल मैन जो होते हैं ये इनके साथ गवर्नमेंट के लोग मिले होते हैं, और ये इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी होते हैं। मिडल मैन को फायदा दे के इन्हें क्या मिलना है? ये किया जाता है, ये होता नहीं है। ये मिली भगत के तहत किया जाता है, और इसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, और इन लोगों की निशानदेही होनी चाहिए और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी यही समझता हूं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। लेकिन इसका क्या ही अच्छा हो, जो पीटीआई जो इhtजाजी सियासत, उनका राइट है, आपका जो भी आइन के अंदर रहकर इhtजाज, पुरअमन इhtजाज करना। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो जिस आप भी रुकन हैं कौमी असम्बली के, असम्बली का जो प्लेटफार्म है, वहाँ जो पीटीआई के लोगों ने वोट देकर जिनको भेजा है, वो वहाँ क्यों नहीं आवाज़ उठाते? ये अवामी मसाइल के ऊपर हमेशा अपने कायदीन के हवाले से, रिहाई के हवाले से बात होती है। ये जो अवामी इशूज़ हैं, जो प्लेटफार्म है, पूरी कौम की नज़रें कौमी असम्बली पर लगी होती हैं जब इजलास होता है, तो वहाँ ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती? शफकत साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है। हमारे साथ इशू क्या हो गया पिछले 1 साल से, सॉरी 2 साल से, जो ये अभी असम्बली है, कि हमारी तकारीर जो है वो मॉनिटर हो रही होती हैं और हमें वो नहीं मिलती जो हम बोल रहे होते हैं। उसमें बहुत सारी एडिटिंग हो कि हमें हमारी तकारीर मिलती हैं और नहीं सुनाई जाती। आप पिछले हमारी तकारीर उठा के देख ले लोगों की, लोगों ने इन इश्यूज पर बात की है। ज़राअत पर बहुत ज्यादा बात हुई है, क्योंकि 65% उसके साथ लोग मुंसलिक हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इस पे तो बहुत ज्यादा बात हुई है। और बहुत लेकिन सारे हमने तो नहीं हमारे सुनी ना। आमत उन्नास लोगों ने ये बात सुनी है, वहाँ की है। बाहर भी जलसों में भी आप जो गरीब का मसला है, जो आम आदमी का मसला है, उसको भी आप अपने जो आपका एजेंडा होता है एहतजाज के, उसमें भी शामिल रखा करें। जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई है उसमें यही डिस्कशन हुई है, और आपकी बड़ी खूबसूरत बात है, और मैं तो खुद ये इस आपकी बात के साथ एग्री हूँ। अब आप जब देखेंगे हमारी आने वाले जो एहतजाज हैं, उनमें अवामी मसाइल जो सरफहरिस्त होंगे, क्योंकि आप इनफ इज इनफ, जितना कुछ हो गया है इस मुल्क के लोगों के साथ, बेशक हमारे साथ तो हो ही रहा है, पिछले 3 सालों से हम भुगत रहे हैं, फस्तायत भी, जुल्म जबर भी, लेकिन आम आदमी के साथ जो मुआशी दहशतगर्दी हो रही है, हम उस पर इंशाअल्लाह ताला पूरा अपना रोल अदा करें। बिल्कुल रोल अदा करना चाहिए। आपको जाते जाते एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। लोग कुछ कह रहे हैं कि एक तरफ पीटीआई ने इhtजाज की कॉल दे रखी थी, और एक तरफ जो पंजाब हुकूमत है उन्होंने बसंत का जो फेस्टिवल है उसको मनाने का ऐलान कर रखा था। लोगों ने बसंत का साथ दिया है, पीटीआई के इhtजाज के साथ नहीं दिया है। आप इससे मुत्तफिक हैं? देखें, आप बड़े अरसे बाद कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है, उसमें लोग जरूर पार्टिसिपेट करते हैं और करना भी चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है, बसंत में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो हम कोई एंटी बसंत बिल्कुल भी नहीं थे। हमने कोई अपने लोगों को रोका भी नहीं कि बसंत ना मनाए। बेशक वो एक फेस्टिवल था, उसमें लोगों ने कुछ जरूर, इतने अरसे बाद कोई एक्टिविटी आई है तो जरूर उसमें करना चाहिए था। शफकत अब्बास आवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब ने। चंद साहब, पीपल्स जो पीटीआई ने आज हड़ताल की कॉल दे रखी थी 8 फरवरी के हवाले से, जो इंतखाबात का दिन था 2 साल कबल जब इंतखाबात हुए थे, तो ये पहले तो हम देखते थे पीटीआई जब कॉल दिया करती थी तो मुल्क पूरा जाम हो जाया करता था, बड़ा एहतजाज होता था, लोग बड़े जोक दर जोक आते थे। लेकिन आज हमने देखा है कि वो दमखम नहीं रहा पीटीआई में, उस तरह की ना शटर डाउन हुआ, पहिया भी चलता रहा। कुछ जगहों पे पख्तूनहा में उनकी हुकूमत भी है, उनके हामी भी ज़्यादा है वहाँ, और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में जो इतलात मसूल हुई हैं वहाँ शटर डाउन हुआ है। ना पंजाब में हमें कोई ऐसी इतला
आई है। तो आप क्या समझते हैं कि पीटीआई को जो पहले था, इनका लोग इनके साथ जोक दर जोक खड़े होते थे, आते थे सड़कों पर, अब वो दमखम इनमें ख़त्म हो गया है? जी देखिए जी, मेरे ख्याल में तो जो एहतजाज की सियासत है, अवाम के मसाइल जो हैं बहुत गंभीर हैं और अवाम तंग आ चुके हैं इन दोनों जमातों की लड़ाई से। और सच्ची बात यह है कि अब अवाम समझते हैं कि हमें कोई हमारी रोटी रोजी का, कोई बेरोजगारी का, कोई बिजली महंगी से सस्ती करने का, इस पे बात करें, अवाम के इश्यूज पे बात की जाए। अवाम अब हड़तालों की तरफ और इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते। और दूसरा, हमारे पंजाब के जो लोग हैं ना जी, एक टेम्परामेंट भी है, ये अब समझते हैं कि लीडर्स खुद जो बी टीम या सी टीम है, वह मेरे इलाके में जो पीटीआई के लोग हैं, मेरा नहीं ख्याल कभी वो 5 बंदे भी अपने साथ लेके दरिया के बाहर गए हो या इधर एक दुकान भी बंद करवा सकते हो। तो जब लीडरशिप खुद जो लोकल लीडरशिप होती है ना, वो ही एक्टिव ना हो तो फिर कुछ नहीं होता। और इनकी जो लोकल लीडरशिप है, जो बी टीम या सी टीम है, वो तकरीबन इररेलेवेंट हो चुकी है। और बाकी ठीक है, उनके लीडर जेलों में है और अवाम को हमदर्दी भी है एक तबके को, और एक तबका ये भी समझता है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, ये भी एक हकीकत है। लेकिन जल्द से जुलूस और हड़तालें करने के लिए कोई तैयार नहीं है। नहीं, बिल्कुल। इसमें जो आपने नुक्ता नज़र बयान किया है नदीम अफजल चंद साहब, कि ये जो शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी थी और पे दर पे इन्होंने पिछले दिनों भी एहतजाज की कॉलें दी हैं, अब ये लगता है ये जो एहतजाज की सियासत है पीटीआई की, ये तकरीबन फेल हो चुकी है या फेल होने के करीब पहुंच चुकी है? देखिए जी, एहतजाज की सियासत मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अवाम नहीं इसको अप्रिशिएट करते और एहतजाज अब कोई नहीं करेगा और एहतजाज की तरफ मेरा ख्याल है किसी को जाना भी नहीं चाहिए। और हमने तो पीटीआई को, क्योंकि जो इस वक्त आधी कौम जो है वो सोग में है, वैसे ही इस्लामाबाद का जो वाकया हुआ था उसकी वजह से एक अच्छा खासा तबका जो समझता है कि ये बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती हुई है, बहुत बड़ा जुल्म, सोग में था। और कुछ हुकूमती इमाम पे जो बसंत बनाई जा रही है, हुकूमती मशीनरी सारी बसंत में लाहौर में मसरूफ थी। तो ये दो तबके हैं यहाँ पे, और इस वक्त तो पीटीआई को एहतजाज की कॉल ही वापस ले लेनी चाहिए थी, और क्योंकि उनको पता था कि, लेकिन शायद उनको गलतफहमी थी। और मैं तो 6-7 तारीख को भी जो कुछ शोज में लोगों ने सवाल किया तो मैंने कहा था कि ये कभी भी कामयाब हड़ताल नहीं होगी। वही हुआ, हड़ताल कामयाब नहीं हुई। लेकिन जब हड़ताल की कॉल नाकाम हो गई है, कारोबार ज़िंदगी चलता रहा, निज़ाम ज़िंदगी, तो क्या आप समझते हैं कि अब पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात की कोई राह हमवार हो सकेगी? क्या पीटीआई की क़यादत को अब इस बात की समझ आ जाएगी कि हमें जो मुज़ाकरात का रास्ता? दूसरा बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया नदीम अफजल चंद साहब, कि जिसके लिए लोगों ने आपको वोट दिए हैं कि आप हमारे मसाइल को कौमी असम्बली में, सेनेट में जाकर बयान करें। जब भी पीटीआई के कोई शख्स बोलता है तो वो अपने लीडर की रिहाई की बात करता है, जिन लोगों ने इन्हें मैंडेट देकर ईवानों में भेजा है। अभी आप देखिए, रमज़ान की आमद है, आटा 1300 रुपये 20 किलो आटे का थैला वो महंगा हो चुका है, और बाकी भी अशाए खुरोनोश वो भी महंगी हो चुकी हैं। क्या आवाम की आवाज़ उठाने के लिए जिन लोगों ने इन्हें वोट दिए हैं, इस पर ये आमादा क्यों नहीं होते? देखिए जी, अवाम तो तंग है बिल्कुल जी। अवाम तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल परेशान है, और अवाम चाहते हैं कि पार्लियामान का इस्तेमाल भी हमारे मसाइल के हल के लिए हो, और सूबे और वफाक आपस में न लड़े। दहशतगर्दी नंबर 1 इशू है, और दहशतगर्दी पे जब वफाक और केपीके की हुकूमत 1 पेज पे नहीं होगी, ये जो दहशतगर्दी हो रही है इस पे नेशनल एक्शन प्लान पे अमल ना होना, ये भी अवाम समझती है कि हमारे साथ ये दोनों पार्टियां इस वक्त खिलवाड़ खेल रही हैं और ड्रामा हो रहा है। तो कोई सीरियस नहीं है दहशतगर्दी को कुचलने में। तो ये अवाम की इश्यूज हैं। इसका नहीं, अब तो दहशतगर्दी वफाकी दारुल हुकूमत में घुस आए हैं। दहशतगर्द एक मस्जिद को, जो मासूम लोग थे, नमाज पढ़ रहे थे, नमाज जुमा अदा कर रहे थे, घर से नमाज पढ़ने के लिए आए, नहा धोकर कपड़े पहनकर नए कि जुमा पढ़ने चलते हैं, वो दहशतगर्दी का निशाना बन गए हैं। पिछले दिनों आपने देखा 11 नवंबर को जो डिस्ट्रिक्ट कचहरी है इस्लामाबाद की, वहाँ पे भी एक खुदकुश अटैक हुआ है। तो ये तो आप कह रहे हैं दोनों पार्टियां, क्या पीपल्स पार्टी ये जो हुकूमत की खामियां हैं, 2 साल कारकर्दगी पर आप पर भी तो सवाल उठेगा ना? अब पीपल्स पार्टी भी इसका जवाब देगी आवाम को? देखिए जी, पीपल्स पार्टी जवाब में यकीनन इस हद तक है कि हम हुकूमती बेंचेस पे हैं, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम एग्जेक्टिव का हिस्सा नहीं है, हमारी पास न मिनिस्ट्री
पार्टियां हैं, ना हुकूमत के डेली के मामलात में हमारी को मदाखलत है और ना कोई हमसे को मशावरत की जाती है। हम इतना इसलिए हमसे जवाबदेही आप उसी सेंस में तलब कर सकते हैं। हम सिंध के सूबाई महकमों के जिम्मेदार हैं, हम बलूचिस्तान के सूबाई महकमों के जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर आप वफाक आज़ाद कश्मीर में भी आपकी हुकूमत है सर। देखें, आजाद कश्मीर में भी है, वो तो अभी हुकूमत आई है, 2 महीने हुए हैं, उसके 2 महीनों का क्या हिसाब आपने? ठीक नहीं, कोई तो साहब मेरे ख्याल में जो है ना कि ये अपना आप ये कहें कि पंजाब और वफाक के महकमों की जवाबदारी आपकी है, बिजली सस्ती क्यों नहीं हो रही या सोलर के ऊपर जो जुल्म अब होना जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी हम तो इस पे भी हमने तो पिटीशन की हुई है और हम एहतजाज कर रहे हैं। चलो मैं अपने सवाल को सर थोड़ा बदल लेता हूँ। क्या बतौर इत्तेहादी जमात, ठीक है, पीपल्स पार्टी जो नून लीग की हुकूमत है पंजाब की और वफाक की, इसकी कारकर्दगी से आप मुतमिन हैं सर? नहीं, मैं तो इत्तेहादी जमात के सीएस से तो मैं नहीं जवाब दे सकता, लेकिन एक आम शहरी और एक कारकुन पार्टी का एक कारकुन होने की हैसियत से मैं बिल्कुल, अगर एग्रीकल्चर की पॉलिसी देखें या एनर्जी पॉलिसी देखें या आप टेक्सटाइल मिलों का बंद होना देखें या अस्पतालों का प्राइवेटाइज होना देखें या स्कूलों का रैशनलाइजेशन के बाद बंद होना देखें, तो मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। अच्छा, आप एज ए इत्तेहादी जमात जो जवाब नहीं दे रहे, एक आम शहरी की हैसियत से ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल पार्टी का एक कारकुन होने की हैसियत से कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, ठीक है, मैं इनको कैसे पब्लिक के सामने हम जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं, ये जो आटा महंगा हुआ है सर, जब गंदम किसान से खरीदी जा रही थी, ये हुकूमत की नाकाम पॉलिसी, अब गंदम आने को है तो फिर ये गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। अपने काश्तकार को जब आप पैसे नहीं देंगे और आप दूसरे काश्तकार को, गैर मुल्क के काश्तकार को पैसे देंगे, तो किसान से आप गंदम 2000 में खरीदेंगे पर 40 kg और आज 4500 रुपए पर 40 kg हो चुकी है। तो ये तो माफिया को आपने सपोर्ट किया और आइंदा भी आप माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं चंद साहब, ये जो अब पहले जब गंदम खरीदने का वक्त था उस वक्त तो कीमत नहीं बढ़ाई, जब अभी ना कोई अभी फसल आ रही है, सितंबर में आपको इमदादी कीमत का अनाउंसमेंट करने के लिए इसका सारा फायदा तो वो जो मिडल मैन है, जो जिसे माफिया का नाम दिया आपने, उसको पहुंच गया। देखें, ये ब्यूरोक्रेसी के साथ लोग तो इसके साथ मिले हुए हैं, माफिया के साथ, जो गंदम इम्पोर्ट करते हैं सस्ती, और पहले दिन ला के अगर उनको 2500 में या 2600 में इम्पोर्ट करेंगे तो 3500 में उनको बेचेंगे, तो 1000 रुपया मन तो वो ऑटोमेटिकली पहले दिन ही मुनाफा उनको आप देंगे। तो ये जो स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर की है, ये माफिया के लिए उन्होंने की है, किसान के लिए तो मुकर्रर करनी थी। तो किसान आम आदमी, एक तरफ किसान मारा गया चंद साहब, दूसरी तरफ आम आदमी। अभी देखें, किसान को अगर आप 4500 रुपए मान हुई है तो ये किसान की गंदम नहीं है, ये उस माफिया की गंदम महंगी हुई है जिसके पास स्टॉक है या जो इम्पोर्ट कर रहा है। किसान की तो गंदम जब आएगी मार्केट में उस वक्त आप 30 लाख टन फिर इम्पोर्ट कर रहे होंगे, और जब आप 30 लाख टन मार्केट में आके फेंकेंगे, किसान की गंदम फिर बैठ जाएगी नीचे, और जब किसान की गंदम खत्म हो जाएगी फिर गंदम और आटे की शॉर्टेज होगी और फिर माफिया पैसे कमाएगा, स्टॉकिस्ट पैसा कमाएगा। अच्छा, वो मिडल मैन जो है, स्टॉकिस्ट है, जो उनका कोई आलाकार कह लें, इनका कोई नेक्सिस है, वो बेनिफिशियरी होंगे। वो जिनको मरियम नवाज ने काश्तकार को माफिया कह दिया, असल में स्टॉकिस्ट को और उसको माफिया कहना था ना उन्होंने। अच्छा, बेचारे किसान को दिया। अच्छा, आप बतौर इत्तेहादी पार्टी के मुझे ये बताएं, रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, अभी आज ही मैं रेट चेक कर रहा था, तो शाय खोरनोश सब्जियों के, फलों के और जो आम शाय खोरनोश हैं, जो किचन का सामान है, उसकी कीमतों को अभी से बढ़ना शुरू हो गई हैं। हम कैसे मुसलमान हैं, रमज़ानुल मुबारक मुक़द्दस महीना है, आने से पहले ही कीमतें, अभी हफ्ता रहता है एक, अभी से कीमतों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसमें जितने हमारे ताजर भाई हैं उनका कितना कसूर है और हुकूमतें कितनी कसूरवार हैं? जी, ताजरों का भी कसूर है, स्टॉकिया जो है वो बिल्कुल अपना, सरमायादार जो है वो मुनाफा कमाता है। सरमायादार खजूरें स्टॉक की हुई हैं, सरमायादार ने गंदम स्टॉक की हुई है, चीनी स्टॉक की हुई है और मिसाला जात स्टॉक किए हुए लोगों ने, और हुकूमत उन ब्रोकर्स को और उन स्टॉकिस्ट को, हुकूमत का कोई बंदा पूछता नहीं है। नीचे असिस्टेंट कमिश्नर या मार्केट कमेटियों वाले या जो तबका है वो पैसे लेते हैं, मेजॉरिटी लोग, और वो उनके साथ मिले हुए हैं। और कोई गवर्नमेंट की, हाँ, जो आम आदमी है उसके लिए तो गवर्नमेंट की रेट ठीक है, लेकिन जो जिन माफिया को पकड़ना चाहिए उनको तो पैसे देता है माफिया पहले दिन ही।
जी नदीम अफजल चंद साहब, आपने GTV न्यूज़ को वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। ना हुआ है वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा जी। वेलकम बैक। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार आलमी मूर के माहर नासिर अब्बास शराजी साहब ने। शराजी साहब वेलकम जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि एक तो इंडिया के हवाले से जो अंदर से जो पाकिस्तान को मुस्तकिल दुश्मन बनाने की जो भारतीय पॉलिसी रही है, अब भारत के अंदर से ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत की ये गलत पॉलिसी है, और ना सिर्फ इन्हें हिंदुस्तान का जो अमन दाव पर लगाया बल्कि पूरे खित्ते का अमन जो है वो ख़तरात से दो चार कर दिया। ये जो शशि थरूर हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, कई किताबों के मुसन्नफ़ हैं, उन्होंने आज एक आर्टिकल लिखा है बड़ा हकीकत पर मबनी, इस पर भी आपसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा आपसे, ये जो सानहा तरलई हुआ है, अभी जो ज़ख्मी हैं उसके वो मौजूद हैं हॉस्पिटल्स में, ठीक है जी। जो लाशें जिन्होंने उठाए थे उनके घरों में अभी भी उनके अहले खाना नोहा कना हैं। हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया है कि जी हमने उनका सूरतकार भी पकड़ लिया है, मास्टरमाइंड भी पकड़ लिए हैं, सब कुछ हो गया। क्या कहानी ख़त्म हो गई है नासिर शराजी साहब? जी बहुत शुक्रिया। नहीं, खत्म नहीं हुई बल्कि शुरू हो गई है, क्योंकि इस वाक़े ने साने ने बहुत संजीदा सवालात मुरतब किए हैं। अगर मैं सिर्फ सवालात की बात करूं कि हमने इस्लामाबाद को एक सिक्योरिटी के एतबार से मिसाली शहर बनाने की बात की है, हमारे तमाम एंट्री और एग्जिट के ऊपर जो है वो चेक पोस्टें कायम हैं, फिर इसको डिजिटलाइज कर दिया गया है, स्मार्ट सिटी बना दिया गया है। फिर आप देखें कि हर गाड़ी व्हीकल जो एंटर होती है उसके लिए पूरा वो डिजिटली मॉनिटर है, उसके लिए ई टैग लग गया है, उसके बगैर एंटर नहीं हो सकती। इस सब के बावजूद दहशतगर्दों की एक बड़ी तादाद एंटर भी होती है, कार्रवाई भी करती है, और ज़ाहिर उनको कहीं लॉजिस्टिक मिली है, कोई उनको किसी ने सहूलतकारी की है, उन्होंने रैकी की है, उनका टाइम लगा है। तो खैर ये सीधा सवालात हैं। और उसके बाद ये है कि अब मामला हम देखना ये चाहते हैं कि ये दहशतगर्दों के इतराफात, और फिर एक अगर जुडिशल कमीशन बन जाए, ताकि सबसे पहले तो ये देखा जाए कि सिक्योरिटी ब्रिज कहाँ हुआ है, और सिक्योरिटी ब्रिज के बाद कौन रेस्पॉन्सिबल था जिसकी गफलत की वजह से ये दहशतगर्द यहाँ तक पहुंचे हैं। ये बहुत जरूरी होता है कौमों के इर्तिका में। दूसरा ये है कि अब देखना नहीं नासिर शराजी साहब, एक मिनट रुकिए ज़रा। ये पहले 11 नवंबर को पिछले बरस आपने देखा 2-4 माह कबल ही एक धमाका हुआ, उसके भी उन्होंने सूरतकार पकड़ लिए, हुकूमत ने सारी चीज़ें अनाउंसमेंट कर दी गई, 12 लोग उसमें भी शहीद हो गए, इसमें भी 33 लोग शहीद हो गए हैं, अभी 100 से ऊपर ज़ख्मी अस्पतालों में पड़े हैं। तो ये वो हुकूमत ने तो समझती है अपना काम कर दिया है, मुकम्मल हो गया काम उनकी तरफ से। तो नहीं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। बड़े सीरियस क्वेश्चन है, जिन लोगों को जिस कार्टेल को गिरफ्तार किया है उसके ऊपर भी बड़े सीरियस क्वेश्चन है। फिर बात हैंडलर की है, ये लोग तो बुनियादी तौर पे दस्ताना थे, उसके पीछे जो दस्त है, हाथ है, उसको देखने की जरूरत है। इन्होंने तो प्लानिंग नहीं की होगी, इन्होंने तो एजेंडा नहीं बनाया होगा। वो कौन सा ग्रोह है जो ये काम कर सकता है, उनके अहदाफ क्या है, इतना बड़ा वाकया किया है, उसके साथ ग्लोबल वाकयात हैं, ग्लोबल इश्यूज हैं। फिर आप देखें कि उसके बाद हम देखना चाहते हैं जुडिशल कमीशन अगर कायम नहीं होता तो कैसे पता चलेगा कि ये जो आपने स्टोरी बनाई है ये वाकई है या नहीं है। और उसके बाद दहशतगर्दों को निशाने इबरत बनाने के लिए उस पूरे कार्टेल को पकड़ना पड़ेगा जिसने इनको फैसिलिटेट दो चीज़ें करनी है। एक तो जिन्होंने नासिर अब्बास साहब ये वाकया किया है, ठीक है सर, उनको निशाने इबरत सजा नहीं मिलेगी तो मजीद दहशतगर्द आते जाते रहेंगे। एग्जैक्टली जैसे पहले ठीक है, उसका तयन जुडिशल कमीशन कर ले, कोई अला सती कमेटी कर ले। अभी भी बड़ी कमेटियां बनी पड़ी हैं, हुकूमत मौजूद है, वज़ीर दाखिला मौजूद है, सब कुछ हो सकता है। दूसरा, जो ख़ानदान इस दहशतगर्दी के वाक़या से मुतासर हुए हैं, जो भी अस्पतालों में ज़ख्मी पड़े हुए, उनका इलाज, उनका मुआवजा, और जो लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया है उनकी तालीफ कल्ब के लिए क्या इकदाम अभी तक करने हैं हुकूमत ने? सर ये देखें, यहाँ रियासत को माँ वाला रोल प्ले करना है। माँ के बच्चे जुदा हो गए, अब इन बच्चों के लिए, इनकी फैमिलीज के लिए अभी तक कोई कंपनसेशन अनाउंस नहीं हुई। जो लोग जख्मी हैं, जख्मियों के लिए अगरचे ठीक है मेडिकल सपोर्ट वहां पे चल रही है, लेकिन जख्मी दोहरी मुश्किल में होता है, खुद उसके ऊपर भी स्पेंडिंग हो रही होती है, और इसके अलावा जख्मी जो है वो खुद अपने घर के लिए अर्निंग हैंड भी खत्म हो जाता है। वो एक मुश्किल बहुत, और खानदान के 2-4 अफराद की ड्यूटी लग जाती है हॉस्पिटल में उसके ऊपर, जी वो आना जाना। और फिर उससे ऊपर जो मुश्किल है वो ये है कि एक बहुत बड़ी तादाद फैमिलीज की, जिनमें 2 भाई हैं तो वो शहीद हैं, वालिद और बेटा शहीद है, यानी उस पूरी की पूरी खानदान खत्म हो गए। हाँ, लोग अपनी फैमिली के साथ जुमा पढ़ने जाते हैं, बच्चों के साथ, भाइयों के साथ।
एग्जैक्टली फिर इसके अलावा कुछ फैमिलीज की वाहिद उम्मीद है, एक एक बेटा है, और वही बेटा जो है वो उनसे उम्मीद लगाई थी कोई डॉक्टर वही कमाने वाला है, वही घर का रोजगार चलाता है। तो ये एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी है। इस पे संजीदा नोटिस लेना है हुकूमत ने, इस पर इकदाम नजर नहीं आए हमें। उनकी पूरी करनी चाहिए, उनको जॉब्स प्रोवाइड करनी चाहिए और कंपनसेशन देनी चाहिए, और स्टेट को अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए उनके साथ भरपूर तरीके से खड़ा। शिराजी साहब, आप आते हैं जो भारतीय सियासतदान है, सीनियर साबिक वजीर खारजा भी हैं, शशि थरूर, कई किताबें भी लिख चुके हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, वो तस्लीम करते हैं इस बात को उस आर्टिकल में कि जो पाकिस्तान को मुस्तकिल दुश्मन बनाने की भारतीय पॉलिसी, खासकर हिंदू तवा का जो नज़रिया लेकर आए मोदी, वो नाकाम हो गई है। हमें पाकिस्तान को दोस्त बनाना है। अगर ये ना नहीं होगा, ना सिर्फ हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचेगा बल्कि पूरा खित्ता जो है वो जंग की जो भट्टी में वो जा सकता है। तो आप ये बताइए कि ये जो आवाज़ें, जो संजीदा आवाज़ें हैं, इनको भारत के अंदर अवाम और दुनिया इसको पजीराई बख्शेगी? जी देखिए, बात यह है कि इंडिया के अंदर भी कहीं ना कहीं तो लॉजिक प्रिवेल करती है, और लॉजिक ये कहती है कि क्या आप एक पड़ोसी मुल्क को दुश्मन बना के मामलात को टैकल कर सकते हैं, और आपको क्या फायदा होगा इस हिंदुत्व पॉलिसी का। खुद डोमेस्टिक क्राइसिस जनरेट हो गए हैं इंडिया के अंदर, बड़ा सीरियस क्वेश्चन है इंडिया में। और उसके बाद आप ये देखें, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का बड़ा फेलियर है, उनकी सोसाइटी में बड़ी गहरी तकसीम आ गई है, और फिर जो इकोनॉमिक उनके एम्बिशियस हैं वो एक पाकिस्तान जैसे ताकतवर न्यूक्लियर पावर के साथ कन्फ्रंट करके तो वो पूरे नहीं हो सकते। फिर इंडिया का नेक्सस बड़ा क्लियर है इजराइल के साथ, पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेशन के हवाले से पाकिस्तान ने मल्टीपल टाइम्स इस मसले को रेज किया है। तो उनके यहाँ पे भी ये लॉजिक जरूर इस वक्त प्रिवेल कर रही है कि हमें डायलॉग करना चाहिए, हमें बात करना चाहिए। इंडियन सरजमीन या इंडियन जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर और ओवरऑल भी यानी इंडिया का रोल आप देखें, बांग्लादेश के हवाले से बड़ा नेगेटिव रहा है, नेपाल के हवाले से बड़ा नेगेटिव रहा है, श्रीलंका के हवाले से नेगेटिव रोल रहा है, और इस रोल की वजह से इंडिया इस पूरे खित्ते के अंदर मनफूर है। लिहाजा ये जो बात वहां से आई है, ये वॉइस ऑफ द पब्लिक है, ये बुनियादी तौर पे ये आवाज है कि अगर इसी तरीके से इंडियन पॉलिसी आगे चलती रही तो वो इंडिया के लिए भी काउंटर प्रोडक्टिव होगी और उनके लिए भी काउंटर प्रोडक्टिव होगी, जो अपने हिंदुत्व की बेस के ऊपर रीजन के अंदर अपनी हेजमनी चाहते हैं। ये नहीं चलने वाला। शिराजी साहब, मुझे ये जो मौजूदा हुकूमत है हिंदुस्तान में, जो बरसर इक़्तिदार है, जिनको 15 साल होने को करीब हो गए हैं, जी। ये तबका जब से आया है, एक तरफ तो ये कहते हैं पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेले लेकिन उसे खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाएं। अब जबकि ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है T20 का, अब ये लेटे जा रहे हैं कि पाकिस्तान मैच क्यों नहीं खेला। मुझे ये लगता है इनका मजहब, दीन, ईमान, पैसा है। अब पैसे इनको नुकसान पहुंचा है माली तौर पर, अब ये बुला रहे हैं कि जी वो हमारे साथ मैच क्यों नहीं खेल रहे आप। ये क्या दोहरी पॉलिसी है? इनके कोई असूल ज़ाब्ता इनका कोई है? नहीं, ये देखें, बात यही है जो इंडिया ने खुद किया है। इंडिया ने बाकी ममालिक के साथ जो रवैये इख्तियार किए हैं, तो फिर बाकियों को भी हक है कि वो इंडिया को इसका रेसिप्रोकल रिस्पांस नहीं। गेम में, क्रिकेट में ये सियासत लेकर कौन आया? हिंदुस्तान। ये तो जी इंडिया ने इनिशिएट किया। इंडिया ने सियासत को गेम्स के अंदर लेके आए, उसको पॉलिटिसाइज किया। आप देखें कि पिछली मरतबा कितनी मरतबा उन्होंने गेमों के अंदर शामिल होने से इनकार किया है। तो फिर पाकिस्तान का भी राइट है, फिर बांग्लादेश का भी राइट है। अगर आप इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये भी उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। खुद ये पॉलिसी भी बैकफायर, इंडिया के अंदर जो शायकीन क्रिकेट है वो तो ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन जब आपने ये पॉलिसी इख्तियार की है तो क्रिकेट तो आपकी भी डैमेज होगी। सिर्फ नुकसान फिर एक तरफा नहीं होगा, फिर दो तरफा होगा। एग्जैक्टली ये है। दुनिया में सबसे बड़ा मैच कौन सा देखा जाता है? जो पाकिस्तान और इंडिया का होता है। ठीक है, अब अगर इस मैच के लिए पाकिस्तान अवेलेबल नहीं होगा तो फिर जाहिर है इकोनॉमिक लॉस तो है। और ये दोनों इनका फिर मजहब ये हुआ, इनका मजहब पैसा है, इनका ईमान पैसा है, इनका फेथ सारे का सारा अपना पैसे के ऊपर है। अनफॉर्चुनेटली जो हिंदुत्व पॉलिसी है वो एक्सट्रीमिज्म पे मबनी है, जिसमें इक्तिसादी एक्सट्रीमिज्म भी है, जिसमें पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म भी है। जब पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं तो वो देखें बाकी लोगों को जो राइट टू डिसएग्री नहीं दे रहे। और इसके अलावा जो रियासत पहले एक सेकुलर रियासत काउंट होती थी, अब उन्होंने उसको एक फिरका वाराना सियासत बना दिया है। इसी तरीके से जो मोदी की पॉलिसी है वो जाहिर इकोनॉमिक गेन की पॉलिसी है, और इकोनॉमिक गेन के लिए वो बिल्कुल वो आप कह लें कि उन्होंने तमाम हदूद जो है वो पार की हैं। उन्होंने आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी की। आप ये देखें जो इंटरनेशनल
रेगुलेटरीज थी उनकी खिलाफ वर्जी की उन्होंने, स्मगलिंग के ऑयल उसको इस्तेमाल किया, इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो इंडिया, कोई शक नहीं है, वो इकोनॉमिक पर्पस के लिए अपनी मोरालिटी को जो है वो दांव पे लगाता है। अपनी जो वैल्यूज होती हैं, नॉर्मेटिक वैल्यूज होती कोई हैं, वैल्यू नहीं है, पैसे के अलावा कोई वैल्यू नहीं है। वो उन्होंने दांव पे लगा दिया। उनकी वैल्यू ही मेरे ख्याल में पैसा है, दीन अमान पैसा है। बेनिफिट के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पे लगा दिया। जी नाज़रीन, आपने हमारे शुरका की गुफ्तगू सुनी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना अपने दोस्तों अज़ीज़ों कारब सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।